जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल देहाती कॉन्सेप्ट पर। मैं दीपक कुमार ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो इससे पिछले वाला वीडियो था आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो पिछला वीडियो था इसके पहले वाला इंग्लिश का इंट्रोडक्शन के बारे में था कि इंग्लिश जो था ये कहाँ से आया, इसका नामकरण कहाँ से हुआ, इसको कौन जन्म दिया। जो हम लोग जानते थे पहले कि इंग्लिश भाषा जो है ये इंग्लैंड दिया है, इंग्लैंड देश दिया है। तो वास्तव क्या था आपको पता चला कि ना पहले कोई इंग्लैंड देश था, ना ही कोई पहले इंग्लिश भाषा थी और ना ही कोई पहले इंग्लिश नाम का एक शब्द था। बाद में कहानी कैसे बना आपको सब बताया गया है कि एक सेल्टिक जगह था जहाँ का राजा सेल्टिक था। वहाँ के लोग को बोलते थे सेल्टिक पीपल, वहाँ की भाषा सेल्टिक लैंग्वेज था ना। और वहाँ पर एंगल सेक्शन जूट का आक्रमण हुआ था ना। उसके बाद उन लोगों का अपना उन्हीं लोग का द्वारा बोला गया जो भाषा था, उनके मुंह से जो निकला आवाज़ था, जो ध्वनि था, वही बाद में क्या बना, इंग्लिश बना। और वहाँ सेल्टिक जगह का नाम क्या पड़ा, इंग्लैंड पड़ा। उसके बाद उसी इंग्लैंड पर आक्रमण किसका हुआ, फिर फ्रांस का हुआ। कब, 1066 में। और वहाँ आक्रमण होने के बाद अपना वो भाषा फ्रेंच बुलवा रहा था, कुछ दिन तक बोला गया था, लेकिन वो नहीं चला। वहाँ के पादरी लोग अपना समझ बूझ दिखाएं और अपनी इंग्लिश भाषा को बचा लिए। और उस भाषा में मिडिल इंग्लिश में सुधार हुआ जब लड़ाई के बाद 1066 के बाद कि वॉयल शिफ्टिंग हुआ और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हुआ। उसके बाद से हमारा जो अभी तक इंग्लिश पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश, यही हम लोगों का जो कल का वीडियो का संक्षेपण है, मतलब उसका छोटा में बताया गया कि क्या क्या कल बताया गया था। आज हम ये समझेंगे, आज का जो टॉपिक होगा इंग्लिश का ही होगा। आज हम ये समझेंगे कि आखिर इंग्लिश हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है, कि आखिर हमको इंग्लिश कहाँ ला पढ़ना है, हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, क्या ऐसा जरूरी आ गया कि हम लोग को इंग्लिश पढ़ना जरूरी है एकदम। मतलब इंग्लिश के बिना अब पता था ना कुछ भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ संभव नहीं है। इंग्लिश ऐसा भोजन है जिसको आप कभी भी ले सकते हैं, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी उसको ले सकते हैं। तो आइए आज बात करें इंग्लिश आखिर जरूरी क्यों है। देखिए, कहने का मतलब कि अगर आपके पास इंग्लिश भाषा है, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की समझदारी है, आपको उसको बोलने आता है, अच्छी तरह से पढ़ने आता है और अच्छी तरह समझने आता है, तो आप कहीं भी इंग्लिश, कहीं देश के हर कोना में घूम सकते हैं, विदेश के हर कोना में जा सकते हैं, मतलब संसार के हर जगह आप घूम सकते हैं बिना किसी सोच के। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है कि हर देश का अपना अपना भाषा है, कहीं इंग्लिश नहीं, मतलब चाइना का भाषा चाइनीज है, फ्रांस का भाषा फ्रेंच है, ऐसे होता है ना। तो हर देश का भाषा अलग अलग है। अब बताइए, अगर आपको विदेश में जाना है तो अब तो हर जगह का भाषा सीखना पड़ेगा। छोड़िए विदेश, छोड़ दीजिए, अगर आपको यहाँ से, आप बिहार से अगर आपको बंगाल जाना है, ठीक है, तो वहाँ पर भाषा कौन होती है, बंगाली होती है, ठीक है। अब बताइए कि आप अगर वहाँ का आदमी यहाँ आ जाए या बिहारी आदमी बंगाली चल जाए तो भाई कितना का प्रॉब्लम होता होगा। तो यहाँ तो ठीक है कि हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। तो विदेश में तो भाई असंभव है ना कि आप वहाँ पर हिंदी बोलिएगा और वहाँ पर हिंदी ही कोई नहीं समझेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इंग्लिश, अगर आपके पास इंग्लिश एक भाषा अगर आपको समझ में आता है तो आप दुनिया के हर कोना में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगा। बातचीत, देखिए सबसे कॉमन चीज़ है बातचीत, कम्युनिकेशन सबसे पहला स्टेप है कहीं जाने के बाद। क्योंकि आप किसी चीज़ के कोई चीज़ मांगिएगा तो आपको नहीं मिल पाएगा अच्छा से, होता है ना कि हर चीज़ आपको बात करने से ही होता है, ठीक है। तो ये बात है कि इंग्लिश और क्या ज़रूरी है कि इंग्लिश जिसे बहुत सारे देशों को जोड़ता है आपस में, लिंक लैंग्वेज इसको बोलते हैं हम, कि आपस में जोड़ना। लिंक लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं किसी देश का मीटिंग हो रहा है, विदेश में मीटिंग हो रहा है और हर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उस मीटिंग में उपस्थित हैं, तो बताइए वहाँ पर कौन सा लैंग्वेज मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमारे देश के गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो हिंदी में बात करेंगे। और जो राष्ट्रपति आए होंगे अमेरिका के, वो क्या बात करेंगे, ठीक है ना। मान लें कोई रूस का आगे राष्ट्रपति आए, चाइना का आया राष्ट्रपति, तो वहाँ पर जो सबसे मेन लैंग्वेज होगा वहाँ पर दिया जाएगा इंपॉर्टेंट किसका, इंग्लिश का। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो पूरा इसको वर्ल्ड बोल रहा है, बताया था ना पिछला वीडियो में, इंग्लिश एक ऐसा भाषा बन चुका है जिसको पूरा संसार यूज कर रहा है, पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है। कोई देश इसको अपना मदर टंग मानता है, तो कोई देश इसको अपना क्या बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज मानता है, तो कोई देश अपना इसको फॉरेन लैंग्वेज मानता है। मतलब हर देश इस लैंग्वेज को यूज कर रहा है, ठीक है। और
हम लोगों को भी इंग्लिश पढ़ना इसलिए ज़रूरी है इंडिया में, क्योंकि मातृभाषा तो हम लोग का हिंदी है, लेकिन जो हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। अगर कहीं ऑफिस में काम करना है, किसी बैंक में काम करना है, किसी एयरपोर्ट पर काम करना है, तो वहाँ पर जो हर चीज़ नोटिस होगा, चाहे जो भी होगा, सब चीज़ क्या है, इंग्लिश का ही है। चाहे आपको हमें क्यों कंप्यूटर सीखना है तो कंप्यूटर का भाषा क्या है, इंग्लिश है। आपके मोबाइल का भाषा जो आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश ही है। कोई भी ऐप इंग्लिश में ही खुल रहा है, हर जगह इंग्लिश ही, मतलब तो इंग्लिश पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, साइंस का भाषा इंग्लिश है, टेक्नोलॉजी का भाषा भी इंग्लिश है, मतलब हर जगह इंग्लिश ही है, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज यही बात करेंगे कि इंग्लिश का डिफिनेशन क्या होता है, इंग्लिश का परिभाषा क्या होगा, इंग्लिश है क्या। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन लेकर अब रेडी हो जाइए, क्योंकि जो पिछला वीडियो का बात था वो हमने बता दिया। आज का जो टॉपिक है वो आप फिर से अपना नोट्स बनाइए अपने हाथ से, और कुछ दिन बाद जो हम बोले हैं कि आपको नोट्स मिलेगा तो मिलेगा, एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप मैसेज करके ग्रुप में जुड़कर चैनल के माध्यम से आप नोट्स हैंड रिटन हमारे हाथ से लिया हुआ ले सकते हैं। लेकिन बार बार बोलेंगे कि मेरा हाथ से लिखा हुआ सबसे बेहतर आपके हाथ से होगा, क्योंकि आपको समझना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपना नोट्स बनाइए, कॉपी में एक अलग कॉपी रख लीजिए, क्योंकि ये क्लास एक दिन के लिए नहीं है, ये क्लास हर रोज़ चलेगा। और जैसे पिछला वीडियो समझ में आया था वैसे आज भी समझ में आएगा। आज तो क्लास पूरे 1 घंटा प्लस ही चलेगा, 6 घंटा क्लास चलेगा आज। ठीक है, जितना टॉपिक आज हो जाए पूरा चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो समझ में आया होगा। आज का क्लास चालू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमें आज पढ़ना है इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए इंग्लिश आखिर है क्या। तो इंग्लिश एक क्या है, भाषा है, पता है ना। तो लिखेंगे, देखिएगा, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है। ठीक है, एंड इट इज स्पोकन, मतलब और ये बोली जाती है, कॉमा रिटेन, मतलब लिखी जाती है, एंड अंडरस्टूड, समझी जाती है। क्या बताएं कि इंग्लिश एक भाषा है। क्या है, इंग्लिश एक भाषा है जो जिसे बोली जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है, एंड अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या समझे आप कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरे संसार में बोली जाती है, समझी जाती है और लिखी जाती है। ठीक है, इन सम कंट्रीज, सब पूरे संसार में होता होगा, तो पूरे संसार, पूरा वर्ल्ड इसको एक ही जैसा यूज नहीं करता है। पहले बोले हैं कि हर देश, दुनिया का हर देश, संसार का हर देश, वर्ल्ड का हर देश एक ही जैसा इस इंग्लिश को यूज नहीं करता है। कोई इसको अपना मातृभाषा मानता है, कोई इसको अपना द्वितीय भाषा मानता है, और कोई अपना इसको विदेशी भाषा मानता है। मतलब कोई इसको मदर टंग मानता है, कोई इसको अपना सेकेंड लैंग्वेज मानता है, और कोई इसको अपना फॉरेन लैंग्वेज मानता है। तो देखिए वही लिखे हैं कि इन सम कंट्रीज, इन सम कंट्रीज it is used as a mother tongue, used as a mother tongue, मतलब कुछ ऐसे देश हैं जो इंग्लिश को अपना मातृभाषा मानते हैं। क्या मानते हैं, मातृभाषा मानते हैं। उसके बाद इन सम कंट्रीज, इन सम कंट्रीज इट इज also used as a second language, सेकेंड लैंग्वेज, मतलब कुछ ऐसे भी देश हैं जो इस भाषा को अपना द्वितीयक भाषा मानते हैं, जैसे कि इंडिया। उसके बाद इन सम कंट्रीज, इन सम कंट्रीज, इन सम कंट्रीज इट इज also यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज, मतलब कुछ ऐसे भी देश हैं इस वर्ल्ड में जो इस अंग्रेजी को, इस इंग्लिश को अपना विदेशी भाषा मानते हैं, अपना फॉरेन लैंग्वेज मानते हैं। इतना बात समझ में आया इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको पूरा संसार बोलता है, लिखता है और समझता है। ठीक है, और कुछ ऐसे देश हैं इस
वर्ल्ड में कि इस अपना इंग्लिश लैंग्वेज को अपना मातृभाषा मानते हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो इस इंग्लिश लैंग्वेज को अपना द्वितीयक भाषा मानते हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो इस इंग्लिश को अपना विदेशी भाषा मानते हैं। मतलब हर तरीका से आपको पढ़ना ही है। तो चलिए बात कर रहे हैं आगे कि ऐसा कौन कौन सा देश है जो इंग्लिश को अपना मातृभाषा, सेकेंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज मानता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश जो है, इस इंग्लिश को कौन कौन से देश हैं जो अपना क्या इसको कौन सा लैंग्वेज मानते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 3 भाग में बांटी है इंग्लिश को, यहाँ पर, यहाँ और ये यहाँ। ये हो गया आपका मदर टंग, मदर टंग। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा, और उसके बाद होता है फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा। तो कौन कौन से देश हैं जो इस इंग्लिश को अपना मानते हैं मातृभाषा, कौन सा देश मानता है अपना द्वितीयक लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, और कौन सा ऐसा देश है जो मानता है विदेशी भाषा। तो देखिए मदर टंग में मानने वाला पहला देश आपका हो जाएगा यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, और सेकेंड हो जाएगा आपका यूएसए जिसको हम बोलते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा कनाडा। कौन सा हो जाएगा? कनाडा। और चौथा हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। ये 4 देश, बहुत सारे देश जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ये सब ऐसा देश है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो इंग्लिश को अपना मातृभाषा मानता है। ठीक है। उसके बाद बात आया सेकेंड लैंग्वेज पर। तो सेकेंड लैंग्वेज में पहला आपका देश हो गया इंडिया। हम ही लोग हैं इंडिया। ये क्या करता है? तो इंडिया अपना इंग्लिश को अपना सेकेंड लैंग्वेज मानता है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज मानता है। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा सिंगापुर, बगल में ही है, कौन सा? सिंगापुर। और तीसरा हो जाएगा आपका मलेशिया। कौन सा हो जाएगा? मलेशिया। ये ऐसे देश हैं जो इस इंग्लिश को अपना सेकेंड लैंग्वेज मानते हैं। क्या मानते हैं? सेकेंड लैंग्वेज मानते हैं। और चौथा हो जाएगा नामीबिया। क्या हो जाएगा? नामीबिया। ये 4 ऐसे देश हैं, बहुत सारे देश हैं, ऐसे 4 देश हैं जो अपना इंग्लिश को अपना सेकेंड लैंग्वेज मानते हैं। बात आया विदेशी भाषा को, तो पहला हो जाएगा मान लीजिए चाइना। कौन सा हो जाएगा? चाइना का तो अपना भाषा कौन सा है? चाइनीज है, तो चाइनीज भाई पढ़ाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका जापान। कौन सा हो जाएगा? जापान। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा इजिप्ट। कौन सा हो जाएगा? इजिप्ट। और इराक भी इसी में होगा। कौन सा होगा? इराक। कौन सा होगा? इराक। देखिए, तो क्या बताएं कि इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो इसको पूरा संसार बोलता है, पढ़ता है, समझता है, लेकिन एक ही रूप में नहीं, अलग अलग फॉर्म यूज करता है। कोई देश ऐसा है जो इस इंग्लिश को अपना मातृभाषा मानता है, कोई देश ऐसा है जो इस इंग्लिश को अपना सेकेंड लैंग्वेज मानता है, और कोई देश ऐसा है जो इस इंग्लिश को अपना विदेशी भाषा मानता है, यानी फॉरेन लैंग्वेज मानता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, दिखा दिए कि कौन कौन से देश हैं जो इसी इंग्लिश को अपना कौन सी भाषा के उपयोग में लाते हैं। तो पहला है मदर टंग यानी मातृभाषा, ये लाता है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका। ये सब ऐसे देश हैं जो इंग्लिश को अपना मातृभाषा मानते हैं। उसके बाद बताया सेकेंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा, तो इसमें आपका आता है पहला हम लोग का देश अपना इंडिया, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद मलेशिया, और उसके बाद नामीबिया। ये ऐसे 4 देश हैं जो अंग्रेजी को अपना सेकेंड लैंग्वेज मानते हैं। कौन सा मानते हैं? सेकेंड लैंग्वेज मानते हैं। उसके बाद है फॉरेन लैंग्वेज। क्या है इसमें? आपका आएगा चाइना, जापान, इजिप्ट, इराक। ये सब ऐसे देश हैं जो इंग्लिश को अपना फॉरेन लैंग्वेज मानते हैं। तो ये कहानी था इंग्लिश का कि कौन सा देश कहाँ इसको यूज करता है। ठीक है। अब हम चलेंगे, देखिए इंग्लिश का इतना आपके लिए काफ़ी है। अब हम चलेंगे इंग्लिश ग्रामर की ओर। कहाँ चलेंगे? इंग्लिश ग्रामर की ओर। अब इंग्लिश देखिए हो गया, शुरुआत कहाँ से हुई, ये इंग्लिश आखिर ज़रूरी क्यों है, सब कुछ बात हो गया। ठीक है। अब बात करना है जो हमें पढ़ना है टॉपिक ग्रामर के बारे में। तो अब हम बढ़ रहे हैं किसके ओर? कहाँ बढ़ेंगे? अब हम कहाँ बढ़ेंगे? ग्रामर की ओर। आखिर इंग्लिश ग्रामर है क्या? ठीक है। तो आइए देखिए, अब बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। आखिर अब इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ना जरूरी है? तो देखिए, अगर आपको इंग्लिश को
अगर आपको अपना इंग्लिश स्ट्रांग करना है, अगर आपको अपना इंग्लिश मजबूत करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ना पड़ेगा? इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ही, मतलब इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ लीजिएगा तब आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही समझिएगा। क्योंकि इंग्लिश, अगर मान लीजिए, देखिए क्या है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को आपको अगर समझना है, किस लैंग्वेज को? इंग्लिश लैंग्वेज को। तो मान लीजिए कि इंग्लिश, मान लीजिए एक देश है, समझिए कि इंग्लिश का है, एक देश है, तो जो ग्रामर है ये उस देश का राज्य है। क्या है? उस देश का संविधान है। ग्रामर क्या है? संविधान। मान लीजिए इंग्लिश एक देश है। क्या समझे? सपोर्ट एज, मान लीजिए कि इंग्लिश का है, एक देश है, तो ग्रामर जो है उस देश का संविधान है। कहने का मतलब कि अगर आपको इंग्लिश देश में रहना होगा, जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश एक देश है, इंग्लिश का है, एक देश है, इंग्लिश एक देश है। सॉरी, इधर ना दिख रहा होगा, देखिएगा। मान लीजिए कि ये इंग्लिश एक देश है, ये इंग्लिश देश है। इस इंग्लिश देश, अगर इंग्लिश देश मान लिए, ऐसे तो इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक देश मान लिए, तो जो ग्रामर है इस देश का संविधान है। क्या है? संविधान है। मतलब अगर आप इंग्लिश देश में आपको रहना है तो इस संविधान के नियम का पालन करना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे आपके इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के संविधान का पालन करते हैं ना, तो वैसे ही जो ग्रामर है ये इंग्लिश का संविधान है। क्या है? संविधान है। अगर आपको इस इंग्लिश देश में रहना है तो इस संविधान का नियम का पालन करना होगा, इस संविधान के अनुसार चलना होगा। ठीक है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपना इंग्लिश स्ट्रांग करना है तो दो चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, एक तो इंग्लिश ग्रामर और दूसरा वोकैबुलरी। ये दो चीज़ आप स्ट्रांग कर लिए तो आपका इंग्लिश खुद से ही मजबूत हो जाएगा और आप खुद ही अंग्रेज हो जाइएगा। ठीक है? तो आज हम वही देख रहे हैं कि आखिर इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ना है। तो इसीलिए पढ़ना है क्योंकि हमें अपना खुद का इंग्लिश स्ट्रांग अब करना है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा क्या चीज़? ग्रामर, कि हम इंग्लिश में किसी से बात कर सकें। ठीक है? इस चीज़ को अगर आपके अंदर लाना है, उसके लिए आपको तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम अब इंग्लिश ग्रामर की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इंग्लिश ग्रामर क्या है समझिएगा। लिखेंगे द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस that are used to read, write or speak of इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी भाषा को, इंग्लिश भाषा को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए, मतलब इंग्लिश भाषा को, अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों के समूह को, नियमों के सेट को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। लैंग्वेज आर कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। क्या समझे? द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर यूज्ड टू रीड, राइट और स्पीक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों के सेट को, नियमों के समूह को हम क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। बात समझ गए? इसका हिंदी बता रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली भाषा, फिर से देखिए एक बार, कि अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले नियमों के सेट को क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। ठीक है? अब बात है कि इंग्लिश ग्रामर का टाइप्स कितना होता है। तो देखिए लिखेंगे देयर आर 5 kinds of इंग्लिश ग्रामर,
यानी इंग्लिश ग्रामर को भी 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। इस इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिएगा कौन कौन से भाग हैं। तो आपको पहला भाग मिलेगा आपका ऑर्थोग्राफी। क्या मिलेगा? ऑर्थोग्राफी। पहला भाग होगा ऑर्थोग्राफी। दूसरा भाग होगा इटिमोलॉजी। कौन सा होगा? इटिमोलॉजी। और तीसरा भाग होगा सिंटेक्स। क्या होगा? सिंटेक्स। और चौथा भाग होगा पंक्चुएशन। कौन सा होगा? पंक्चुएशन। और पांचवा भाग होगा प्रोसोडी। देखिए बात समझिए कि जो इंग्लिश ग्रामर का भाग है इसका जो प्रकार है 5 गो होता है। कितना होता है? 5 गो होता है। पहला होता है ऑर्थोग्राफी, दूसरा होता है इटिमोलॉजी, तीसरा होता है सिंटेक्स, चौथा होता है पंक्चुएशन और पांचवा होता है प्रोसोडी। अगर हिंदी का बात करें तो इसका हिंदी होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। ठीक है, और इसका हिंदी होता है शब्द विचार। क्या होता है? शब्द विचार। और इसका हिंदी होता है वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। और इसका हिंदी होता है चिन्ह विचार। क्या होता है? चिन्ह विचार। क्या होता है? इसका हिंदी होता है चिन्ह विचार। और जो इसका हिंदी होता है ये होता है छंद विचार। क्या होता है? छंद विचार। तो बात समझिए, यानी इंग्लिश ग्रामर को अगर अच्छी तरह समझना है तो इस 5 भागों को पढ़ना पड़ेगा। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार, इटिमोलॉजी मीन्स शब्द विचार, और सिंटेक्स मीन वाक्य विचार, और पंक्चुएशन मीन चिन्ह विचार, और प्रोसोडी मीन क्या होता है? छंद विचार। तो इन 5 भागों को बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्थोग्राफी में क्या करते हैं? तो ऑर्थोग्राफी में हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो अंग्रेजी ग्रामर का जो मेन जो छोटा इकाई है वो ABCD लेटर्स का स्टार्टिंग ऑर्थोग्राफी में होता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। उसके बाद लेटर के बाद क्या बनता है? तो लेटर को मिलने से क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। तो वो पढ़ते हैं हम इटिमोलॉजी में, शब्द के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा शब्द वॉवेल है, सॉरी कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड वर्ब है, ये जो भी होता है हम इटिमोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स में पढ़ते हैं हम वाक्य के बारे में कि वाक्य भी होते हैं 5 तरह का। कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य निगेटिव है, कौन सा वाक्य पॉजिटिव है, कौन सा वाक्य ऑप्टेटिव है, कौन सा वाक्य इंपरेटिव है, और कौन सा वाक्य एक्सक्लेमेटरी है। ये हम इस पार्ट में ग्रामर के पढ़ते हैं। अगला आता है पंक्चुएशन। इसमें हम पढ़ते हैं चिन्ह के बारे में कि किस साइन को हम कॉमा बोलते हैं, किसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, कौन सा फुल स्टॉप है, कौन सा एक्सक्लेमेशन साइन है, कौन सा क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव मार्क है। ये सारी चीज़ हम चिन्ह के बारे में पंक्चुएशन पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रोसोडी। इसमें हम पढ़ते हैं राइम्स हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, रिद्म हो गया, ये सारे चीज़ हम प्रोसोडी में पढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश ग्रामर को पूरा पढ़ने के लिए ये 5 भाग दिया गया है और 5 भाग में बांटा गया है, और ये 5 भाग में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो ठीक है, तो बारी बारी से एक बार अगर आप इसका डिफिनेशन चाहते हैं तो डिफिनेशन भी लिखवा दे रहे हैं। सही से तो आप बता दिए कि ऑर्थोग्राफी में हम लेटर के बारे में पढ़ते हैं। लेटर का कितना भाग होता है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमीवोवेल होता है ना, इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद लेटर से वर्ड बनेगा तो इटिमोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद लेटर वर्ड के बाद सेंटेंस बनेगा, इसमें पढ़ेंगे। सेंटेंस में कहीं साइन लगाना होगा, इंट्रोगेटिव मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन सीन, तो ये इसमें पढ़ेंगे। और प्रोसोडी में पढ़ेंगे हम राइम के बारे में, रिद्म के बारे में, इसमें हम ध्यान देंगे। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि बारी बारी से इन सभी का डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं ताकि आप अपने कॉपी में इस चीज़ का अपना नोट डाउन कर लें, और कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उस चीज़ को रिवीजन कर लें। तो चलिए सबसे पहला पार्ट है आपका कौन सा? सबसे पहला पार्ट कौन सा है? ऑर्थोग्राफी। कौन सा है? ऑर्थोग्राफी। इसका डिफिनेशन देखिएगा, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी तो क्या है? कोई पूछा कि ऑर्थोग्राफी क्या है तो क्या बताइएगा कि सबसे पहले ऑर्थोग्राफी क्या है? तो ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है। क्या है? इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है। और इसमें हम क्या करते हैं? तो इसमें हम लेटर्स के बारे में, शब्दों के अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ऑर्थोग्राफी इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर।
ऑर्थोग्राफी इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर which we study about later। मतलब इसका हिंदी हुआ, देखिए हिंदी आप अपने समझिएगा और कहीं लिख लीजिएगा। हिंदी हम बोल दे रहे हैं क्योंकि उतना स्पेस नहीं है कि हिंदी लिखे और इंग्लिश लिखे, तो हम आसानी से हिंदी भी बता रहे हैं, इंग्लिश बता रहे हैं, दोनों को आप समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा। देखिए समझिए, ऑर्थोग्राफी इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है जिसमें हम क्या करते हैं, तो लेटर के बारे में पढ़ते हैं, लेटर के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी अक्षरों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे आगे बताएंगे लेटर कौन सा भाग होता है, बस यहाँ पर समझिए कि लेटर कौन सा होता है एग्जाम्पल में, तो कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक। कहाँ से लेकर, ए से लेकर जेड तक, चाहे वह बड़ा में हो और चाहे वह छोटा में हो। बात समझ गए ना। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, तो ऑर्थोग्राफी में। कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्थोग्राफी में। अब आगे बताएंगे लेटर जब पढ़ाएंगे तो कौन सा लेटर वॉवेल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है, बात समझ आ गया ना, कौन सा सही वॉवेल है। तो ये बात समझिए, ध्यान रखिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा, हम केवल अभी इसका डिफरेंशियल लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला आपका हो गया ऑर्थोग्राफी। चलिए आगे देखिए, दूसरा पार्ट इटिमोलॉजी। पहला पार्ट हो गया कि उसमें हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट आया इटिमोलॉजी। दिया है इटिमोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मतलब कि इटिमोलॉजी भी इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है जिसमें हम विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स। अब यहाँ पर इस भाग में हम वर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं, शब्दों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड वर्ब है। समझ रहे हैं ना, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं वही है आपका ये इटिमोलॉजी वाले भाग में हम पढ़ते हैं। उसके बाद है आपका सिंटेक्स। इसमें हम पढ़ते हैं वाक्यों के बारे में। बताया है ना कि कौन सा वाक्य निगेटिव है, कौन सा वाक्य पॉजिटिव है, कौन सा वाक्य ऑप्टेटिव है, कौन सा वाक्य इंपरेटिव है, कौन सा वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, मतलब कौन सा वाक्य नकारात्मक है, कौन सा वाक्य सकारात्मक है, कौन सा वाक्य आदेशवाचक है, कौन सा वाक्य क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक है। ये सारे वाक्यों के बारे में हम इस सिंटेक्स में पढ़ते हैं। तो दिया है सिंटेक्स इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच वी स्टडी अबाउट सेंटेंसेज। मतलब सिंटेक्स इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा भाग है जिसमें हम वाक्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे कि लिया गया है दिस इज ए पेन, ये एक आपका मतलब क्या हो गया, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, यह एक कलम है। यहाँ देखिए गो देयर, ये कौन सा, ये आदेश दिया जा रहा है कि वहाँ जाओ, तो ये आपका हो गया कौन सा, इंपरेटिव। कौन सा हो गया, इंपरेटिव। आगे आपको सेंटेंस में पढ़ाएंगे कि कौन सा वर्ड, कौन सा वाक्य, कौन सा टाइप है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चौथा पार्ट है आपका पंचुएशन। कौन सा है, पंचुएशन। इसमें क्या होता है, तो पंचुएशन इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच वी स्टडी अबाउट साइन एंड सिंबल। पंचुएशन इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच वी स्टडी अबाउट साइन एंड सिंबल। हिंदी होगा कि पंचुएशन एक ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का भाग है जिसमें हम साइन मतलब क्या होता है, चिन्ह, सिंबल मतलब क्या होता है, प्रतीक। तो चिन्ह और प्रतीक के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि ये आपका कौन सा साइन है, तो फुल स्टॉप। कौन साइन है, फुल स्टॉप। ये कौन सा साइन है, तो कॉमा। ये कौन सा है, तो इन्वर्टेड कॉमा। ये कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव मार्क्स। और ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। यानी ये आपका फुल स्टॉप, ये आपका कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह और ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह, आश्चर्यवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हम पंचुएशन में सिंबल और साइन के बारे में स्टडी अध्ययन करते हैं। पांचवा पार्ट और अंतिम पार्ट इंग्लिश ग्रामर का प्रोसोडी। दिया है कि प्रोसोडी इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच वी स्टडी अबाउट राइम्स, रिदम, म्यूजिक etc। मतलब इस भाग में, ग्रामर के पांचवा भाग में, पांचवा सेक्शन में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो राइम्स के बारे में, कविता कहानी जो होता है ना, रिदम के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। किसमें, प्रोसोडी में। तो इस तरह से ग्रामर का 5 भाग है। कौन कौन, ऑर्थोग्राफी जिसमें हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा एटिमोलॉजी जिसमें हम
वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, तीसरा सिंटेक्स जिसमें हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, चौथा पंचुएशन जिसमें हम साइन और सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं, और पांचवा प्रोसोडी जिसमें हम राइम्स और रिदम्स के बारे में और म्यूजिक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये रहा आपका इंग्लिश ग्रामर। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ रहे हैं ऑर्थोग्राफी, पहला भाग इंग्लिश ग्रामर का ऑर्थोग्राफी, जिसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो लेटर्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए अब स्टार्ट कर रहे हैं लेटर्स का पढ़ना। आपका अब ऑर्थोग्राफी स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? ऑर्थोग्राफी में जो लेटर्स के बारे में पढ़ना है वही स्टार्ट हो रहा है, लेटर्स। क्या हो रहा है? लेटर्स। स्टार्ट क्या हो रहा है? लेटर्स। ध्यान दीजिएगा एक बार। देखिए लेटर्स, सबसे पहला बात कि जो लेटर्स है इसके बारे में समझिए। देखिए इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे छोटा इकाई है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो एक परिवार है जिस परिवार में 26 मेंबर थे। अब आपको पहचान में आता होगा 26 मेंबर कौन थे। एक परिवार है जिस परिवार में कितने मेंबर हैं? 26 मेंबर। कितने मेंबर हैं? 26 मेंबर। और उस परिवार का नाम है अल्फ़ाबेट। क्या नाम है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट। इसमें परिवार कौन कौन थे? ए बी सी डी, कहाँ तक? जेड तक। एक परिवार है जिस परिवार में, जिस फैमिली में 26 मेंबर थे, उसका नाम है अल्फ़ाबेट। क्या नाम है? अल्फ़ाबेट। यहीं से आपका लेटर्स, ये और जो इसके अंदर दिख रहा है जो मेंबर्स, वही है लेटर। क्या है? लेटर। कौन कौन? तो ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर जेड तक। छोटा अक्षर में भी होता है ए बी सी डी। तो ये कितने हैं? 26 हैं। और इनको मिलाकर क्या बना? एक परिवार बना, जिस परिवार का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट। क्या नाम है? अल्फ़ाबेट। ये सारे बीच में जो है लेटर्स हैं उनके, अल्फ़ाबेट। तो देखिए कहने का मतलब है कि इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं? तो 26। कितना है? 26। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला बात कि लिखिएगा देयर आर 26 देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का मतलब कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट परिवार में कितने कितने लेटर हैं? तो 26 लेटर हैं, जिनको एक परिवार माना गया है। और इस परिवार में कितने सदस्य हैं? तो 26 मेंबर, यानी 26 सदस्य हैं। तो बात समझिए। अब देखिए लेटर, देखिए लेटर का जो डिफिनेशन होगा वो देख लीजिए एक बार। इसका डिफिनेशन होगा कि देखिए जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, इसका सबसे छोटा इकाई क्या है? लेटर है। छोटे बच्चे को जब अंग्रेजी सिखाया जाता है, छोटे बच्चा को, तो सबसे पहले उसको बोलते हैं कि बबुआ ए लिखा। क्या लिखा? ए। क्या लिखा? ए। तो वही है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, होता है ना। तो स्टार्टिंग जो अंग्रेजी का जो बचपन में सीखते हैं हम ए ही सीखते हैं। तो वही बात समझे कि जो अंग्रेजी ग्रामर, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ए से, यानी लेटर से। ठीक है। तो लिखेंगे लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या लिखें? जो लेटर है एक सबसे छोटा इकाई है। क्या है? एक छोटा इकाई है। क्या इकाई है? जिसके सहायता से क्या लिखेंगे? विथ द हेल्प ऑफ, मतलब जिसकी सहायता से क्या करते हैं? तो विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। मतलब कि जो लेटर है ये इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? तो अंग्रेजी का एक शब्द लिखते हैं। क्या समझे? इसका हिंदी होगा कि लेटर एक सबसे छोटा इकाई है जिसकी सहायता से हम इंग्लिश का एक शब्द लिखते हैं। इसकी मदद से हम इंग्लिश का एक शब्द लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लेटर हैं। कौन से बहुत सारे लेटर हैं? जैसे मान लीजिए आई एन डी आई ए। ठीक है, INDIA। देखिए कितना लेटर मिला है? 1 2 3 4 5। तब जाके ये क्या बना? इंडिया। क्या बना? इंडिया। तो क्या समझे आप?
कि जब एक से अधिक लेटर मिले तो एक वर्ड का निर्माण हुआ, एक वर्ड बना इसको हम शब्द बोलते हैं हिंदी में INDIA, इंडिया। हम क्या बोलें कि लेटर क्या है, तो एक इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, तो एक अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिए, जैसे मान लीजिए कि C+O+W, सी से क्या होगा, काऊ, क्या होगा, काऊ। तो ये भी एक क्या है, वर्ड है। क्या है, वर्ड है। इतना बात समझे आप कि लेटर क्या है, तो सबसे छोटा इकाई है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम अंग्रेजी का एक शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझिए लेटर कितना है, तो कितना है 26, कितना है 26, टोटल कितना होते हैं 26, कितना होते हैं 26। ये अल्फ़ाबेट का जो परिवार है इसमें 26 मेंबर हैं, 26 लेटर हैं, जिन हम 26 सदस्य हैं। ठीक है, अब बात समझिए कि अगर आपके परिवार में, आपका ही परिवार होगा, जब आपके परिवार में 8-10 मेंबर हैं, 8-10 सदस्य हैं, तो क्या होता होगा कि सबका विचार एक जैसा नहीं होगा, सबका विचार एक जैसा नहीं होगा, हर लोगों का विचार एक जैसा मिलता नहीं होगा, हर लोगों का दिमाग अलग अलग होगा, हर लोगों का विचार अलग अलग होगा, कोई कुछ और सोचते होंगे, कोई कुछ और सोचते होंगे, मतलब हर सभी लोगों का विचार क्या होगा, अलग होगा। तो विचार के आधार पर भी हम अपने परिवार में बंटवारा कर देते हैं कि वो गर्म दल के है, वो नरम दल के है, ऐसे होता है ना। तो उसी तरह से जो 26 लेटर्स था इसमें भी बंटवारा हुआ, जो अल्फ़ाबेट परिवार है जिसमें 26 लेटर हैं इसमें भी बंटवारा हुआ। कैसे हुआ, देखिए इसमें साउंड के आधार पर, किसके आधार पर, साउंड के आधार पर जो लेटर हैं, जो साउंड के आधार पर दिखेगा, जो आपको दिख रहा है ना, ये समूह जो दिख रहा है, मान लीजिए ये ABCD है, ABCD से लेकर यहाँ तक Z तक, ये एक परिवार है जिस परिवार का नाम क्या है, अल्फ़ाबेट। का नाम है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, ये परिवार है अल्फ़ाबेट। तो इसको हम, इनको लेटर, ये है लेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर। ये अंदर का लिखा गया है लेटर्स। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये जो 26 मेंबरों का, 26 सदस्यों का जो परिवार अल्फ़ाबेट है, इनको भी इनके विचार के आधार पर बांट दिया गया है। कहने का मतलब कि इनको भी बांट दिया गया है साउंड के आधार पर। किसके आधार पर, साउंड के आधार पर। अब साउंड के आधार पर देखिए आप समझे होंगे कि अल्फ़ाबेट को बांटते हैं 2 भाग में, लेटर को, वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो आज समझिए कि जब साउंड के आधार पर बांटते हैं ना, साउंड के बेस पर हम बांट रहे, किस बेस पर, साउंड के बेस पर। साउंड के आधार पर जब इसको बांटेंगे तो ये बढ़ जाएगा कितने भाग में, 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। साउंड के आधार पर ये बढ़ जाएगा कितने भागों में, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला भाग ध्यान दीजिएगा, पहला भाग आपका होगा वॉवेल। पहला भाग कौन सा होगा, वॉवेल। ये बढ़ रहा है किस बेस पर, साउंड के बेस पर। किस बेस पर, साउंड के बेस पर। साउंड के आधार पर इसको हम बांट रहे हैं। देखिएगा आगे कितने भाग बटा है, 3 भाग में साउंड के आधार पर। पहला होगा वॉवेल, दूसरा होगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, और तीसरा होगा आपका सेमी वॉवेल। कौन सा होगा, सेमी वॉवेल। ध्यान दीजिए, मतलब कि 26 लेटर हैं, उनको हम क्या किए कि उनके साउंड के आधार पर, उनके ध्वनि के आधार पर कितने भाग बांटे, 3 भाग में। पहला भाग वॉवेल, दूसरा भाग कॉन्सोनेंट, तीसरा भाग क्या होता है, सेमी वॉवेल। अब कितने टोटल होते हैं ये, 26। कितने होते हैं ये, 26। ये 26 लेटरों का समूह है जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। 26 लेटर का परिवार है जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। इसमें बटा कितने भाग में, 3 भाग में। देखिए तो वॉवेल की संख्या कितना होती है, 5। कितना होगा, 5। ये कितना होगा, 5। और जो सेमी वॉवेल होगा, सॉरी जो कॉन्सोनेंट होगा, ये होगा अब 19। कितना होगा, 19। कितना होगा, 19। देखिए अगर 2 भाग में बांटिएगा तो ये 5 गो, 21 गो। लेकिन जब 3 भाग में बांटिएगा तो ये 5 गो, 19 गो, एक गो होगा, 2 गो। कौ गो होगा, 2 गो। इतना बात आप समझे, इतना बात आपको समझ में आया होगा कि जब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को जब आप 2 भाग में बांटिएगा तो वॉवेल की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट कितना होगा, 21। लेकिन जैसे ही साउंड के बेस पर जब बांटिएगा 2 भाग में, सॉरी 3 भाग में, तो आपका वॉवेल संख्या वही 5 होगा, कॉन्सोनेंट आपका 19 हो जाएगा, और जो आपका सेमी वॉवेल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए जो वॉवेल होता है ये आपको पता है कौन कौन होता है। जो वॉवेल होता है ये होता है कौन कौन, तो A, E, I, O, U। क्या होता है, A, E, I, O, U। और जो कॉन्सोनेंट होता है
बी, सॉरी, बी, सी, डी, इस तरह से ई से लेकर यहाँ तक होता है। और जो सेमी बाउल होते हैं कितना होता है, तो दो गो, कौन कौन, डब्लू और वाई, डब्लू और वाई, डब्लू और वाई। तो ध्यान दीजिए, जो आपका वॉवेल है ये 5 गो, कॉन्सोनेंट कितना 21, और सेमी बाउल कितना वाई, 2 गो, डब्लू और वाई। तो देखिए जब साउंड के आधार पर बांटे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए वॉवेल का परिभाषा देखिए, लिख लीजिए। वॉवेल, अच्छा पहले वॉवेल क्या है, तो वॉवेल एक लेटर है। वॉवेल क्या है, तो वॉवेल एक लेटर है। देखिए वॉवेल इज ए लेटर, वॉवेल इज ए लेटर विच कैन बी, विच कैन बी, देखिए हम क्या बताए हैं कि वॉवेल एक ऐसा लेटर है जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन बिना किसी अदर लेटर के सहायता लिए हुए हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्या चीज, वॉवेल। तो वॉवेल इज ए लेटर विच कैन बी प्रोनाउंसिएड, प्रोनाउंसिएड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। क्या समझे आप, वॉवेल इज ए लेटर विच कैन बी प्रोनाउंसिएड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। यानी वॉवेल एक ऐसा लेटर है जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य लेटर के, बिना किसी अदर लेटर के सहायता लिए हुए हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया है ना कि अगर ए बोलिएगा तो केवल ए ही आएगा, अगर ई बोलिएगा तो केवल ई ही आएगा, आई बोले तो केवल आई ही आएगा, ओ बोले पर ओ ई बोले पर केवल यू ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या चीज़, कॉन्सोनेंट। क्या आता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ये समझिए, ये तो भाई वॉवेल पर ही निर्भर है, इसका उच्चारण तभी होगा जब इसके साथ वॉवेल होगा। ठीक है, तो ये निर्भर किस पर है, तो किस पर निर्भर है, तो ये वॉवेल पर निर्भर है। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉन्सोनेंट, ये भी क्या है, एक लेटर ही है, तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इज ए लेटर। कॉन्सोनेंट भी क्या है, एक लेटर है, एक अक्षर है, विच कैन बी प्रोनाउंसिएड, प्रोनाउंसिएड, सी है, प्रोनाउंसिएड विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल लेटर्स, वॉवेल लेटर। यानी वॉवेल लेटर कहने का मतलब इसका हिंदी हुआ कि जो कॉन्सोनेंट एक ऐसा शब्द है, सॉरी कॉन्सोनेंट एक ऐसा लेटर है इसका उच्चारण किसकी सहायता से, तो वॉवेल के सहायता से होता है। वॉवेल जब तक नहीं होगा तब तक कॉन्सोनेंट का उच्चारण सही नहीं होगा। यानी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिएगा, तो बी प्लस ई तब जाए क्या बनेगा, बी। ऐसे पता है हिंदी में ना कि व्यंजन का उच्चारण स्वर के साथ होता है, यानी आधा क प्लस अ तब जाए क्या बनता है, पूरा क। ये पता है ना। कुछ इस तरह से इंग्लिश में भी होता है कि बी प्लस ई तब क्या बनेगा, बी। सी प्लस ई तब जाए क्या बनेगा, सी। डी प्लस ई तब जाए क्या बनेगा, डी। तो देखिए ये है आपका कॉन्सोनेंट, ये क्या है, वॉवेल, तब जाके पूरा क्या बना, कॉन्सोनेंट। इतना बात समझ गए, तो ये हो गया वॉवेल और ये हो गया कॉन्सोनेंट। अब बताया कि सेमी वॉवेल जो था वो कब होगा कॉन्सोनेंट, कब होगा वॉवेल। ये बात जानना जरूरी था ना, ये तो आपको पहले से पता है। तो ध्यान दीजिएगा सेमी वॉवेल वाला कहानी, देखिए सेमी वॉवेल वाला कहानी याद रखिएगा, सेमी वॉवेल वाला, सेमी वॉवेल। ये देखिए समझ लीजिए आप ध्यान से, कौन कौन होता है, डब्लू और वाई, डब्लू एंड वाई, डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल, डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। कहने का मतलब कि डब्लू और वाई होते क्या होते हैं, सेमी वॉवेल होते हैं। अब बताया कि ये कब होते हैं सिंगल साउंड, कब इनका होता है डबल साउंड। तो टिक ध्यान रखिए, एक नोट ध्यान रखिएगा, एक आप यहाँ पर नोट ध्यान रखिएगा, इनके लिए एक नोट ध्यान रखिएगा। किसके लिए, सेमी वॉवेल, किसके लिए, सेमी वॉवेल के लिए। सुनिए, जब डब्लू और वाई किसी भी वर्ड के अगर बिगिनिंग में होगा यानी शुरुआत में होगा, क्या बताएं यहाँ कि जब डब्लू और वाई किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में होगा तो वो साउंड देगा कॉन्सोनेंट। कौन साउंड देगा, कॉन्सोनेंट। कौन साउंड देगा, कॉन्सोनेंट। जैसे कि मान लीजिए, लिख लीजिए, लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं कि यदि डब्लू, नोट यहाँ पर लिख दे रहे हैं,
इस खाली में नोट को लिख देते हैं। यदि W और Y, यदि W और Y किसी भी वर्ड्स के शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। कॉन्सोनेंट साउंड और किसी वर्ड के बीच में या अंत में हो तो वह वॉवेल साउंड देता है। वॉवेल साउंड देता है। अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में ये बात आ जाएगा कि कब सेमी वॉवेल होगा, कब सेमी वॉवेल कॉन्सोनेंट होगा, यानी कब W वॉवेल होगा और कब W कॉन्सोनेंट होगा। यही बात समझना है। तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा गया है यस्टरडे। यहाँ देखिए स्टरडे में देखिए दो जगह वाई है, एक वाई शुरू में है और एक वाई कहाँ है, अंत में है। तो जो ये वाई दिख रहा है, जो शुरू वाला क्या लिखा गया है नोट में कि यदि W और Y किसी भी वर्ड के शुरू में हो, अगर ये शुरू में दिख गया कौन को, W और Y, तो ये आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट। क्या होगा ये, कॉन्सोनेंट। अब ये आपका क्या है, ये इसको हम बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। ठीक है। अगर देखिए एक वाई पीछे है, एक वाई कहाँ है, पीछे है, तो ये अब क्या होगा, वॉवेल। ये कौन साउंड देगा, वॉवेल साउंड। बात समझ गए। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, टुडे। कौन सा है, टुडे। इसमें देखिए तो जो वाई दिख रहा है ये कौन साउंड देगा, अपने से बोलिए, कहाँ है, आगे है कि पीछे है, पीछे है, तो ये क्या होगा, वॉवेल। ये भी क्या होगा, वॉवेल। ये कौन साउंड देगा, वॉवेल। ठीक है। मान लीजिए अब W देख लीजिए। जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जांपल हो गया आपका वीक। का हो गया, वीक। वीक माने क्या होता है, सप्ताह। क्या होता है, सप्ताह। तो यहाँ पर देखिए तो W कहाँ है, आगे है, तो आगे है तो W ये कौन सा होगा, कॉन्सोनेंट की वॉवेल, तो ये भी क्या होगा, कॉन्सोनेंट। का होगा, कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो इतना बात समझ गया ना कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है और सेमी वॉवेल क्या होता है। वॉवेल क्या होता है, तो एक ऐसा लेटर जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन किसी भी अन्य लेटर की सहायता से नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे वॉवेल। 5 को होता है, A-E-I-O-U। कॉन्सोनेंट देखिए साउंड के बेस पर 19 को होता है, B-C-D-F-G-H-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T। उसके बाद कौन होगा, X और Z। बाकी जो W और Y दो को बच गया वो क्या होता है, साउंड के बेस पर सेमी वॉवेल। इसका उच्चारण कभी सिंगल साउंड होता है, कभी डबल साउंड से होता है। तो ट्रिक यहाँ पर लिखा गया है नोट में कि यदि W और Y किसी भी वर्ड के शुरू में हो तो साउंड कौन सा होगा, कॉन्सोनेंट, और किसी भी वर्ड के बीच में हो या अंत में हो तो अब कौन सा होगा, वॉवेल। एग्जाम्पल दिया गया यस्टरडे का, टुडे का, वीक का। यहाँ पर Y शुरू में है तो कॉन्सोनेंट, यहाँ पर वही Y लास्ट में है तो वॉवेल, यहाँ पर Y अंत में है तो वॉवेल साउंड। यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट वीक में W आगे है, शुरू में है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो दोनों साउंड देता है। अब ये मेरा उम्मीद से जो लेटर का पार्ट है, जो ऑर्थोग्राफी पार्ट है ग्रामर का, ये आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब आगे का जो अध्याय होगा उसमें आप वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो वर्ड में आपका आगे कल से ये उम्मीद होगा कि आपको इस वीडियो में जितना पढ़ाया गया, इंग्लिश से लेकर, इंग्लिश ग्रामर से लेकर, उसका भाग से लेकर लेटर के बारे में जितना पढ़ाया होगा सब कुछ समझ में आया होगा। और आपको अगर ये तो वीडियो समझ में आ गया, अगर आगे का वीडियो चाहिए इसके जैसा, मतलब हर वीडियो में समझ में आएगा, तो पहले से वादा किया गया है कि हर वीडियो पूरा तरह से समझ में आएगा। ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या कहना है तो कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं। 3 चीज़ ज़रूरी है भाई अंत में मेरे लिए, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों के पास बोलिए कि यहाँ चलो इंग्लिश अच्छा, देखिए कितना कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, जबकि फ्री कंटेंट है, 1 रुपया लग नहीं रहा है। तो करना क्या है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक दबाइए, और इस फ्री बैच का लाभ उठाइए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो पार्ट टॉपिक होगा वर्ड के बारे में,
अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक्स।